नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं गट फीलिंग्स की। वो अंदर की आवाज, वो अचानक वाली फीलिंग। हाँ, बिल्कुल। कभी पेट में अजीब सी वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग होती है ना, कोई बड़ा फैसला लेते हुए। या फिर बिना किसी वजह के किसी पर शक सा होता है। हाँ, होता है। तो ये सब आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे गहराई से। बिल्कुल। ये जो गट फीलिंग्स हैं, जिन्हें हम इंट्यूशन या हंच भी कह देते हैं, ये असल में हमारे दिमाग के बहुत तेज लगभग ऑटोमेटिक फैसले होते हैं। ऑटोमेटिक? हाँ, मतलब सचेत सोच विचार के बिना ही आ जाते हैं। हाँ, और ये अक्सर एक नोइंग जैसा लगता है ना, जैसे बस पता है। और इसके साथ वो फिजिकल फीलिंग्स भी जुड़ी होती हैं, पेट में कुछ होना या दिल तेज धड़कना। एग्जैक्टली। ये सिर्फ दिमाग में नहीं होता, पूरी बॉडी में महसूस होता है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये फीलिंग्स बनती कैसे हैं, हमारा दिमाग और शरीर, उनका क्या रोल है इसमें, और सबसे ज़रूरी बात, कब इन पर भरोसा करना चाहिए और कब थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दिमाग से शुरू करते हैं। ये फीलिंग्स आती कहाँ से हैं? क्या दिमाग का कोई खास हिस्सा है इसके लिए? आपने डैनियल kahneman की थ्योरी का जिक्र किया था। हाँ, वो ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी इसे समझने में काफ़ी मदद करती है। kahneman बताते हैं कि हमारा दिमाग मोटे तौर पर 2 तरीकों से काम करता है। 2 सिस्टम्स, ओके। पहला है सिस्टम 1। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है, बिजली की तरह तेज और अनकॉन्शियस। हमें पता भी नहीं चलता, ये पीछे काम करता रहता है, बैकग्राउंड में। हाँ। ये लगातार हमारे आसपास के माहौल को स्कैन करता है, हमारी पुरानी यादें जो शायद हमें याद भी ना हो कॉन्शियसली, मतलब इम्प्लिसिट मेमोरी, और पहचाने हुए पैटर्न्स का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर गट फीलिंग्स इसी सिस्टम 1 से आती हैं। अच्छा, और दूसरा सिस्टम? वो है सिस्टम 2। ये हमारा धीमा वाला, जानबूझकर सोचने वाला लॉजिकल दिमाग है। जब हम बैठकर सोचते हैं, फायदे नुकसान देखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तब सिस्टम 2 काम कर रहा होता है। समझ गया। तो सिस्टम 1 तेज और ऑटोमेटिक, सिस्टम 2 धीमा और लॉजिकल। बिल्कुल। और सिस्टम 1 की खास बात ये है कि ये माहौल से पैटर्न पकड़ लेता है, हाँ, इससे पहले कि हमारा सिस्टम 2 उस पर ध्यान भी दे पाए। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब हमारा अनकॉन्शियस दिमाग हजारों छोटी छोटी बातों को, सटल क्यूज को प्रोसेस करके एक नतीजे पर पहुंच जाता है। हाँ, और वो नतीजा हमें एक विचार की तरह नहीं, बल्कि एक फीलिंग की तरह महसूस होता है। शायद इसीलिए इसे गट फीलिंग कहते हैं, क्योंकि ये तर्क से ज्यादा महसूस होती है। प्रिसाइजली, बिल्कुल सही। वो एहसास सिस्टम 1 का आउटपुट है और उसे अक्सर शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है, पर महसूस बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये दिमाग वाला एंगल समझ आया। लेकिन फिर वो फिजिकल एहसास क्यों, पेट में गड़बड़, सीने में भारीपन, वो सब क्यों होता है? इसका क्या कनेक्शन है? एंटोनियो डेमासियो की कोई थ्योरी थी ना? हाँ, एंटोनियो डेमासियो की सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस वो इसी कनेक्शन को समझाती है। डेमासियो का मानना है कि हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी की फीलिंग्स वो फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, अलग नहीं। हिस्सा है मतलब कैसे? देखिए, जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, दिमाग तेजी से पुराने अनुभवों को खंगालता है। ठीक है। अब अगर कोई पिछला अनुभव नेगेटिव नतीजे से जुड़ा था, मान लीजिए पहले वैसा करने पर कुछ बुरा हुआ था, तो बॉडी एक अनकंफर्टेबल सी फिजिकल फीलिंग पैदा करती है। जैसे डर, बेचैनी या पेट में अजीब सी सिकुड़न। ये एक सोमैटिक मार्कर है, मतलब एक शारीरिक चेतावनी का निशान जो कहता है रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, और अगर अनुभव अच्छा था, पॉजिटिव था, तो बॉडी एक अच्छी प्लेजेंट फीलिंग देती है जो हमें उस ऑप्शन की तरफ खींचती है। वाह! तो ये बॉडी के सिग्नल हमें जल्दी से समझने में मदद करते हैं कि क्या सेफ है, क्या नहीं। बिल्कुल, खासकर जब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो और सोचने का ज्यादा टाइम ना हो। ये बताते हैं कि किस तरफ जाना ठीक रहेगा और कहाँ खतरा हो सकता है। तो ये सिर्फ कहावत नहीं है कि पेट में कुछ महसूस हो रहा है, ये वाकई फिजिकल है। आपने कुछ ब्रेन एरियाज का नाम लिया था, इंसुला और एसीसी। हाँ, वो बहुत जरूरी है। इंसुला हमारी इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस से जुड़ा है, मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसे महसूस करने की क्षमता। ओके। और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी एसीसी इमोशनल जानकारी और लॉजिकल सोच को जोड़ने में मदद करता है, और ये भी फिजिकल एहसासों से जुड़ा है। तो जब ये हिस्से एक्टिव होते हैं, हम अपनी फीलिंग्स और इंट्यूशन को सचमुच लिटरली अपनी बॉडी में महसूस करते हैं।
तो हाँ, ये शारीरिक एहसास सिर्फ बोलने की बात नहीं, ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल सच्चाई है। इससे एक सवाल उठता है, क्या एक्सपीरियंस के साथ ये इंट्यूशन बेहतर होती है? जैसे कोई एक्सपर्ट चेस प्लेयर हो या कोई पुराना डॉक्टर। हाँ, निश्चित रूप से एक्सपीरियंस यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा दिमाग है ना, वो एक कमाल के पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। जैसे जैसे हम किसी फील्ड में एक्सपीरियंस गेन करते हैं, बार बार एक जैसी सिचुएशन फेस करते हैं, हम एक तरह का इम्प्लिसिट नॉलेज डेवलप कर लेते हैं। मतलब ऐसी समझ जो हमारे कॉन्शियस दिमाग के नीचे काम करती है। मतलब हमें पता होता है पर ये नहीं पता होता कि हमें कैसे पता है, कुछ ऐसा? हाँ, कुछ वैसा ही। एक एक्सपर्ट चेस प्लेयर को बोर्ड देखते ही सही चाल दिख जाती है। उन्हें हर चाल को कॉन्शियसली एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। या एक अनुभवी फायर फाइटर को बिल्डिंग गिरने से ठीक पहले अंदर से एहसास हो सकता है कि भाई अब निकलो यहाँ से। वो शायद ऐसे छोटे छोटे सिग्नल पकड़ रहे होते हैं जो कोई नया बंदा नोटिस ही नहीं करेगा। हाँ, या जैसे माँ बाप को पता चल जाता है बच्चा झूठ बोल रहा है या नहीं। बिल्कुल, आवाज के हल्के उतार चढ़ाव से या बॉडी लैंग्वेज से। तो ये कोई जादू या छठी इंद्री नहीं है, ये बस हजारों घंटों के एक्सपीरियंस का निचोड़ है जो एकदम से प्रोसेस हो जाता है। एग्जैक्टली। ये जादू नहीं है, ये दिमाग के पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम की कमाल की एफिशिएंसी है। कुछ ब्रेन पार्ट्स हैं जैसे VMPFC और बेसल गैंग्लिया जो इन पैटर्न्स को स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर बिना मेहनत के तेजी से जानकारी सामने ले आते हैं। ठीक है, तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं। इन गट फीलिंग्स पर कब भरोसा किया जा सकता है? क्या एक्सपर्ट्स के केस में ये ज्यादा भरोसेमंद होती हैं? हाँ, एक्सपर्ट्स के मामले में इंट्यूशन की रिलायबिलिटी पर गैरी क्लाइन की रिसर्च काफी कुछ बताती है। क्या कहती है वो रिसर्च? वो बताती है कि अनुभवी नर्सें अक्सर मरीजों की हालत बिगड़ने के हल्के से हल्के सिग्नल को भी मशीनों से पहले भांप लेती हैं। सच में? हाँ, या जैसे अनुभवी पुलिस ऑफिसर खतरे को किसी नए रिक्रूट से कहीं पहले महसूस कर लेते हैं, शायद वो सस्पेक्ट के व्यवहार में बहुत ही बारीक सी गड़बड़ पकड़ लेते हैं। तो ये एक्सपर्ट इंट्यूशन कब सबसे अच्छा काम करती है? क्या कोई शर्तें हैं? हाँ, क्लाइन के हिसाब से 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, उस फील्ड में बहुत गहरा और लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सटेंसिव डोमेन एक्सपीरियंस। ओके। दूसरा, तुरंत और साफ फीडबैक मिलना चाहिए। मतलब जब वो अपनी इंट्यूशन पर एक्ट करें तो उन्हें जल्दी पता चले कि नतीजा सही था या गलत। तभी तो सिस्टम सीखेगा, कैलिब्रेट होगा। सही है। और तीसरा, माहौल स्टेबल होना चाहिए और उसमें सीखे जा सकने वाले पैटर्न होने चाहिए। मतलब एक वैलिड और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, ऐसी जगह जहां वाकई में नियम या पैटर्न हो जिन्हें सीखा जा सके। अच्छा। जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो एक्सपर्ट्स की गट फीलिंग्स कमाल की सटीक हो सकती है, कभी कभी तो धीमे लॉजिकल एनालिसिस से भी बेहतर। और आम जिंदगी में, सोशल सिचुएशंस में, लोगों को समझने में होता है ना, कभी कभी किसी से मिलते ही लगता है कि यार इससे वाइब नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, ह्यूमंस जो हैं वो सोशल क्यूज को पढ़ने में माहिर होते हैं। ये हमारे सर्वाइवल का हिस्सा रहा है। हम अनजाने में ही चेहरे के छोटे छोटे भाव, माइक्रो एक्सप्रेशंस, आवाज के टोन में बदलाव, बॉडी लैंग्वेज और शब्दों के बीच का फर्क, ये सब प्रोसेस करते रहते हैं। तो जब हमें किसी के बारे में वो कुछ ठीक नहीं लग रहा वाली फीलिंग आती है, तो हो सकता है हमारा सिस्टम 1 उनकी बातों और उनके हावभाव में कोई गड़बड़ पकड़ रहा हो जो हमारा कॉन्शियस दिमाग मिस कर रहा है। बिल्कुल मुमकिन है। दिमाग के कुछ हिस्से हैं जैसे फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, ये सब इसमें मदद करते हैं। मिरर न्यूरॉन्स भी हमें दूसरों के इरादे समझने में हेल्प करते हैं। तो हाँ, सोशल इंट्यूशन काफी पावरफुल हो सकती है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा लेकिन आता है, ये हमेशा सही नहीं होती। कई बार हमारी गट फीलिंग हमें धोखा दे जाती है ना। बिल्कुल, ये इसका दूसरा और बहुत जरूरी पहलू है। क्योंकि गट फीलिंग्स सिस्टम 1 से आती हैं, तो वो सिस्टम 1 की सारी गलतियां और बायसेस, मतलब संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, वो भी साथ लेकर आती हैं। अच्छा, जैसे कौन से बायसेस? कई हैं, जैसे अवेलेबिलिटी बायस, जो घटना हाल में हुई हो या जो ज्यादा डरावनी हो वो हमें ज्यादा प्रोबेबल लगती है। जैसे प्लेन क्रैश की खबर देख ली तो लगता है हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, भले ही आंकड़े कुछ और कहते हो। हमारी गट फीलिंग खतरे को बढ़ा चढ़ा कर दिखा सकती है। और फिर है कंफर्मेशन बायस,
एक बार हमें कोई शक या हंच हो गया तो हम अनजाने में ऐसी ही जानकारी ढूंढते हैं जो उसे सही साबित करे, और जो उसके खिलाफ हो उसे इग्नोर कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। और अफेक्टिव फॉरकास्टिंग एरर्स, हमारा अभी का मूड हमारे फ्यूचर के अनुमानों को रंग देता है। अगर अभी गुस्सा आ रहा है तो लगेगा कि आगे वो सिचुएशन बहुत बुरी होगी, शायद ना हो। अच्छा। और एक बहुत कॉमन है स्टीरियोटाइप एक्टिवेशन। किसी ग्रुप के बारे में हमारे दिमाग में जो बनी बनाई धारणाएं हैं वो एक्टिव हो सकती हैं, और हम किसी इंसान के बारे में तुरंत गलत राय बना लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो उस ग्रुप का है। ये गट फीलिंग असल में बस एक स्टीरियोटाइप हो सकती है। और एंग्जाइटी का क्या? अगर कोई बहुत एंग्शियस फील कर रहा हो तो तब उसकी गट फीलिंग्स? एंग्जाइटी तो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर सकती है। दिमाग का जो डर वाला सेंटर है एमिगडाला, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव? हाँ, मतलब वो नॉर्मल सिचुएशंस को भी खतरा समझने लगता है और झूठे अलार्म बजाने लगता है। ओहो। तो ऐसी हालत में जो फीलिंग हमें इंट्यूशन लगती है वो असल में एक बिगड़ा हुआ ओवर एक्टिव थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम हो सकता है। वो असली पैटर्न नहीं पहचान रहा, वो बस अंदर के डर को दिखा रहा है। तो ये सवाल बहुत जरूरी है, ये फीलिंग बाहर के पैटर्न का सिग्नल है या मेरे अंदर के डर का? सही बात है। और उन सिचुएशंस का क्या जो बिल्कुल नहीं हो, जिनमें हमारा कोई पिछला एक्सपीरियंस ना हो, जैसे पहली बार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना या कोई बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करना? ऐसी सिचुएशंस में गट फीलिंग्स पर भरोसा करना अक्सर बहुत रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि इन फील्ड्स में अक्सर कोई स्टेबल सीखने लायक पैटर्न होते ही नहीं है। स्टॉक मार्केट तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। नए बिजनेस में कितने सारे अननोन फैक्टर्स होते हैं। यहाँ सीखने के लिए वो काइंड लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होता जैसा कहनेमैन कहते हैं। मतलब न स्टेबल पैटर्न, न क्लियर फीडबैक। तो ऐसी हालत में जिसे लोग गट फीलिंग कहते हैं वो अक्सर बस एक अंदाजा होता है या फिर विशफुल थिंकिंग, जिसे हम गलती से इंट्यूशन समझ बैठते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी ये गट शब्द ही। लोग इसे गट फीलिंग कहते क्यों हैं? क्या हमारे पेट का, गट का वाकई से कोई लेना देना है? हाँ, और ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हमारे पेट में मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना एक पूरा नर्वस सिस्टम है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम या ENS। इसे कभी-कभी दूसरा दिमाग भी कहते हैं। दूसरा दिमाग पेट में? हाँ, उसमें करीब 50 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। 50 करोड़? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी ज्यादा। और ये जो ENS है, ये वेगस नर्व के जरिए हमारे ब्रेन से लगातार बात करता है। टू वे कम्युनिकेशन है, दिमाग पेट को सिग्नल भेजता है और पेट दिमाग को। अच्छा, और पेट के बैक्टीरिया का भी कुछ रोल है? बिल्कुल। हमारे पेट में जो खरबों बैक्टीरिया रहते हैं वो न्यूरोट्रांसमिटर बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन पेट में बनता है। 90%? वाओ! हाँ, और सेरोटोनिन मूड को कंट्रोल करने में कितना जरूरी है ये हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि स्ट्रेस से पेट खराब हो जाता है, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। हमारे पेट की हालत हमारे मूड, हमारी सोच और हाँ, हमारी इंट्यूशन को भी अफेक्ट कर सकती है। तो पेट से मिलने वाले सिग्नल हमारी गट फीलिंग्स में बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक रिसर्च का जिक्र था कि अगर लोगों को हल्का सा नौजिया मतलब मतली जैसा फील कराया जाए तो उनके मॉरल जजमेंट्स ज्यादा सख्त हो जाते हैं। सच में? हाँ, और वहीं पेट में अच्छा महसूस हो रहा हो जैसे खाने के बाद, तो ट्रस्ट और ओपननेस बढ़ सकता है। तो हमारी बॉडी की स्टेट, खासकर पेट की, वाकई हमारी इंट्यूशन को शेप देती है। तो ये सब जानने के बाद निचोड़ क्या है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? गट फीलिंग सुने या लॉजिक लगाएं? करेंगे आखिर? देखिए, सबसे अच्छा तरीका, जैसा कि लगभग सभी सोर्सेज में इशारा था, वो है दोनों को समझदारी से मिलाना, इंटीग्रेट करना। ये गट वर्सेस लॉजिक का मामला नहीं है, ये गट एंड लॉजिक का मामला है। तो कब गट फीलिंग पर ज्यादा ध्यान देना ठीक रहेगा? कुछ सिचुएशंस हैं जहां ये ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। पहला, जब उस फील्ड में आपका बहुत गहरा और रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, आपका सबकॉन्शियस शायद वो पैटर्न पकड़ रहा हो जो लॉजिक मिस कर जाए। दूसरा, जब टाइम बहुत कम हो, फौरन फैसला लेना हो, सिस्टम 1 तेज है। तीसरा, जब सिचुएशन सोशल जजमेंट या इमोशनल बारीकियों वाली हो, लोगों को समझने में इंट्यूशन अक्सर तर्क से ज्यादा काम आती है। और चौथा, जब लॉजिकल एनालिसिस आपको और उलझा रहा हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो और कहीं पहुंच न पा रहे हो। और कब गट फीलिंग पर शक करना या उसे लॉजिक से दोबारा चेक करना जरूरी है? हाँ, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं।
जब आप किसी बिल्कुल नए अनजाने फील्ड में हो जहां आपका एक्सपीरियंस काम ना आए या कोई क्लियर पैटर्न ना हो, जब आप बहुत ज़्यादा एंग्जायस हों या बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे गुस्सा, डर या बहुत ज़्यादा खुशी आप पर हावी हों, जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो, फैसले का नतीजा बहुत बड़ा हो और आपके पास सोचने, एनालाइज करने का टाइम हो, और जब आपकी गट फीलिंग आपकी अपनी इच्छाओं या आपके जाने पहचाने बायसेस से मिलती जुलती लगे, खुद से पूछना ज़रूरी है, क्या मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं यही चाहती हूँ या ये वाकई कुछ और है। एक आखिरी सवाल, क्या हम अपनी इंट्यूशन को बेहतर बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक इसे सुधारा जा सकता है। कुछ तरीके हैं। पहला, फीडबैक लूप बनाएं। ध्यान दें कि आपके हंचेस कब सही निकले, कब गलत। इससे आपकी इंट्यूशन कैलिब्रेट होगी, उसे समझ आएगा कि कब सही सिग्नल मिल रहा है। दूसरा, एक्सपीरियंस बढ़ाएं। जिस फील्ड में इंट्यूशन बेहतर करनी है, उसमें जानबूझकर प्रैक्टिस करें, डिलिबरेट प्रैक्टिस। तीसरा, बॉडी अवेयरनेस बढ़ाएं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस से अपने शरीर के सिग्नल्स को बेहतर ढंग से समझना सीखें। चौथा, थोड़ा रुकें। जब मुमकिन हो, गट फीलिंग पर तुरंत एक्ट करने के बजाय एक पॉज लें, उसे सिस्टम 2 से चेक करें। और पांचवां, एंग्जाइटी चेक करें। खुद से ईमानदारी से पूछें कि ये फीलिंग असली पैटर्न है या सिर्फ एंग्जाइटी। वाह, तो ये तो कमाल का था। मतलब गट फीलिंग्स कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और तेज अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग है। लाखों न्यूरल कैलकुलेशन का नतीजा एक फीलिंग में। नए हमेशा भरोसेमंद हैं और नई हमेशा गलत। बिल्कुल, असली समझ इसी में है कि हम पहचानें कि कब ये हमारे अनुभव और पैटर्न के पहचान पर आधारित एक वैलिड सिग्नल हो सकती है और कब ये हमारे बायसेस, डर या अप्रासंगिक अनुभवों का नतीजा। सवाल बस ये है कि हमारे अनकॉन्शियस ने जो पैटर्न पकड़ा है वो आज की सिचुएशन के लिए कितना रेलेवेंट है। ये समझना कि हमारी अंदर की आवाज कब सही राह दिखा रही है और कब भटका रही है, शायद यही सबसे बड़ा टेक अवे है। सही कहा। और इसी समझ से न सिर्फ हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, बल्कि हम खुद को और अपने सोचने के तरीकों को भी ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। एक सवाल जो सोचने लायक है वो ये कि हम अपने बायसेस को अपनी सच्ची इंट्यूशन से अलग करने की कला में कैसे माहिर हो सकते हैं। ये शायद एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!